आइए बच्चों, अब हम इस 16वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 16वें प्रश्न में लिखा है समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। ये देखिए द्विघात समीकरण वाले ये प्रश्न है। यहाँ से आपके 3 अंक के प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इस 16वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 6x² ऋण x ऋण 2 बराबर से 0, ये हमारा समीकरण है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें यह निर्देश नहीं दिया गया है कि आप एक पर्टिकुलर विधि से हल कीजिए। तो देखिए हमारे पास हल करने के एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरी है सूत्र विधि और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो आपको जिसमें सहूलियत हो उससे आप हल कर सकते हो। हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना बताता हूँ। सबसे पहले इस समीकरण को हम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करके a, b और c का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए a का मान जो है हमारे पास ये है 6, b का मान है ऋण 1 और c का मान है ऋण 2। इससे पहले हमने बहुपद के शून्यक निकालते समय इस विधि का उपयोग किया था। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक्स है, b = ac। तो b के स्थान पर आप b का मान रख दें, ऋण 1 a के स्थान पर a का मान रखें और c के स्थान पे c का मान रख दीजिए। ऋण 1 बराबर से ऋण 6 दूनी 12। अब देखिए हमारा काम ये रहेगा कि इस ऋण 1 को ऐसे दो खंडों में विभक्त करनी होगी कि जो राशि टूटेगी उनको आपस में जोड़ें तो ऋण 1 ही प्राप्त हो, परंतु इन दोनों राशियों का गुणा करें तो ऋण 12 प्राप्त हो। तो देखिए किन किन राशि का गुणा 12 होता है। एक तो 4 तिया 12, एक 6 दूनी 12 और एक 12 एकम 12। तो ये देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 बच जाएगा। तो इस ऋण 1 को हम तोड़ेंगे ऋण 4 और धन 3 में। देखिए इन दोनों का योगफल होगा ऋण 1 और इन दोनों का गुणनफल होगा ऋण 12। इससे हमें ये पता लग जाता है कि इस ऋण 1x को हमें ऋण 4x और धन 3x में तोड़ना होगा। अब आइए हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए अगला स्टेप, 6x² और ऋण x को हम ऋण 4x और धन 3x में तोड़ देते हैं और अंत में ये लिख देंगे ऋण 2 बराबर से 0। इसके पश्चात हम पदों को 2 2 के समूह में लिख देंगे। ये देखिए 6x² ऋण 4x को एक समूह में लिखा और धन 3x ऋण 2 को दूसरे समूह में लिख दिया बराबर से 0। तीसरा स्टेप है प्रत्येक पद से कॉमन लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दोनों में कॉमन है और साथ में x भी है। तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा हमारा 3x ऋण यहाँ से बचेगा 2। इन दोनों राशियों में कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 सभी अंकों का गुणांक होता है। 3x ऋण 2 ही बचेगा कोष्टक में बराबर से 0। अब इन दोनों पदों से हम 3x ऋण 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए अगला स्टेप, 3x ऋण 2 टोटल कॉमन उठा लेने के पश्चात हमारे पास जो बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा धन 1 बराबर से 0। यहाँ पे हमारा गुणनखंड निकल चुका है। अब हम पहले कोष्टक के बराबर 0 लेते हैं, हमारा एक मूल प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेते हैं, दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 3x ऋण 2 बराबर से 0 लेने पर देखिए 3x बराबर से 0 और ऋण 2 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देते तो धन 2 हो जाएगा। 3x बराबर से 2, इसलिए x बराबर से 2/3 होगा। ये हमारा एक उत्तर प्राप्त हो गया। इसके पश्चात ये दूसरे कोष्टक के बराबर हम 0 लेते हैं। तो 2x धन 1 बराबर से 0 लेने पर दो एक्स बराबर से ये 0 है, 1 का दाहिनी ओर पक्षांतर करेंगे ऋण 1 हो जाएगा। 2x बराबर से ऋण 1, इसलिए x बराबर से ऋण 1/2। तो ये हमारा दूसरा उत्तर प्राप्त हो गया।
तो हम लिखेंगे उत्तर x बराबर से 2/3 और ऋण 1/2। यहाँ पे ये सवाल समाप्त हो जाता है। आइए अब हम इस अथवा सवाल को हल करते हैं। देखिए दिया है द्विघात समीकरण के x कोष्टक में x ऋण 2 धन 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो मूल बराबर हो। चलिए इस प्रश्न का हम हल देखते हैं। हमारे पास जो समीकरण दिया है के x कोष्टक में x ऋण 2 धन 6 बराबर से 0। सबसे पहले हम इसे हल करके इस समीकरण को व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो देखिए इस के x का गुणा x से होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी के x का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण 2 के x हो जाएगा, और धन 6 बराबर से 0। अब यह समीकरण हमारा वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब इस समीकरण का हम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करके a, b और c का मान प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यापक वर्ग समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a का मान जो हमारा प्राप्त होगा k, b का मान प्राप्त होगा ऋण 2 के, और c का मान जो प्राप्त हुआ वो होगा 6। अब हमारे पास शर्त दिया है कि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हो। तो दोनों मूल बराबर तभी होता है जब उस समीकरण का विविक्तीकर शून्य होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि समीकरण का दोनों मूल समान हो, ये हमारा शर्त है, इसीलिए विविक्तीकर ये जो d जो होगा ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम विविक्तीकर का सूत्र लिख देंगे b² ऋण 4ac विविक्तीकर का सूत्र होता है बराबर से 0। अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं। मान रखने पर ये देखिए b के स्थान पे हम रखेंगे ऋण 2 k का होल स्क्वायर, ऋण 4 गुणित a के स्थान पर रख देंगे k, और c के स्थान पर रख देंगे 6। अब इसे हल करके हम k का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए ऋण 2k का जब वर्ग करेंगे तो 4k² हो जाएगा, और ऋण 6 चौके 24k बराबर से 0। इन दोनों पदों में 4k को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1k बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा 6 बराबर से 0। सबसे पहले हम इस 4k के बराबर 0 लेंगे तो हमारा पहला उत्तर प्राप्त होगा, और फिर इस दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेंगे तो हमारा दूसरा उत्तर प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम 4k बराबर 0 ले लेते हैं। तो 4k बराबर 0 लेने पर तो देखिए k बराबर होगा 0/4। 0 में कोई किसी भी राशि का भाग जाता है तो 0 आता है। तो ये हमारा पहला उत्तर आ गया। इसके पश्चात हम इस दूसरे कोष्टक के बराबर 0 ले लेते हैं। तो लिखेंगे k ऋण 6 बराबर से 0 लेने पर k बराबर से 0 धन 6, तो k का मान आ गया 6। तो उत्तर लिखेंगे हम k बराबर से 0 और 6, ये दो इसके उत्तर आएंगे। यहाँ पे ये सवाल समाप्त हो गया। आइए अब हम इस 17वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 17वां प्रश्न, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2 अंकों की संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या प्रारंभ 10 से होती है और समापन 99 पे होती है। तो ये देखिए ये जो पहली संख्या है 2 अंकों की, ये 5 से विभाज्य है क्योंकि ये 5 से पूर्ण रूपेण कट जाता है। और देखिए 99 विभाज्य नहीं है, इससे पहले जो हमारा 98 है ये भी विभाज्य नहीं है, 97 है ये भी विभाज्य नहीं है, 96 है ये भी विभाज्य नहीं है, और ये 95 जो अंक है ये 5 से विभाज्य है, ये 19 बार कट जाएगा।
और ये देखिए अगर हम 100 कर देते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाती है, जबकि हमें शर्त दिया है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमें ये पता चल गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य वो है 10 और सबसे बड़ी संख्या 95 है जो 5 से विभाज्य है। अब आइए हम सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। हम लिखेंगे कि 2 अंकों की 5 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 95 है। यहाँ नीचे लिखेंगे अतः प्राप्त एपी ये जो होगा एक तो 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेगा तो 15 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 20, फिर 5 जोड़ेंगे तो 25 और इस प्रकार से अंत में 95 होगा। अब इसको हल करके हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे प्रथम पद ए का मान है 10, सार्वअंतर ये डी का मान है हमारे पास 5 और अंतिम पद ए एन बराबर से 95 और पदों की संख्या ये n का मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर से ए धन n ऋण 1 डी। अब यहाँ पे हम मान रख करके n का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए n के जगह हम लिख देंगे 95, a के स्थान पर रखेंगे हम 10, n ऋण 1 और d के स्थान पर रख देंगे 5। इस 10 का पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं तो देखिए 95 पहले से है, 10 आए तो ऋण 10 हो गया, दाहिनी ओर n ऋण 1 गुणित 5 हो गया। हल करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 85 बराबर से n ऋण 1 गुणित 5। इस 5 को हम बटे में कर देते हैं तो 85 बटे 5 बराबर से n ऋण 1, ये कट जाएगा हमारा 17 बार, 17 बराबर से n ऋण 1, ऋण 1 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर करते हैं तो 17 धन 1 बराबर से n, तो ये 18 बराबर से n। अर्थात पदों की संख्या जो हमारा प्राप्त हुआ n बराबर से 18। अब हम उत्तर लिख देंगे 5 से विभाज्य 2 अंकों की कुल संख्या बराबर से 18। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। अब ये अथवा सवाल देखिए, श्रेणी 7, 13, 19 और अंतिम पद 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक अत्यंत सरल प्रश्न है, चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। ये देखिए हल, AP 7, 13, 19, अंतिम पद है 205 में प्रथम पद ये a का मान है 7, दूसरा लिखेंगे सार्वअंतर ये d बराबर से लिख देंगे, अगले पद में पिछले पद घटा दीजिए तो 13 माइनस 7 तो बचेगा 6 और अंतिम पद ये nवां पद हमें दिया गया है 205 तो यहाँ लिख देंगे 205 और पदों की संख्या ये n का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सूत्र लिखेंगे हम ए एन बराबर से a प्लस n माइनस 1 डी, मान रख देते हैं n के स्थान पे 205, a के स्थान पर रख देंगे 7 धन n ऋण 1 और d के स्थान पे हम रख देंगे 6। इस 7 का पक्षांतर हम बाईं ओर करते हैं तो देखिए ये 205 है और 7 जब इधर आएगा तो ऋण 7 हो जाएगा, दाहिनी ओर बचेगा हमारे पास n ऋण 1 गुणित 6। अब हम इसे हल करके आसानी से n का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे, 205 में से 7 घटेगा तो 198 बचेगा, दाहिनी ओर n ऋण 1 गुणित 6। इस 6 को हम 198 के बटे में ले आते हैं, 198 बटे 6 बराबर से n ऋण 1, 6 से काट देते 6 × 18, 6 × 18 तो ये 33 बार कट गया, 33 बराबर से n ऋण 1। अब इस ऋण 1 का पक्षांतर हम बाईं ओर करते हैं तो देखिए 33 पहले से था, ये उठ के आया धन 1 बराबर से n, तो 34 बराबर से n।
n का मान निकल गया हमारा 34। यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर लिख देंगे इस एपी में पदों की संख्या बराबर से 34। ये हमारा उत्तर आएगा। आइए अब हम इस प्रश्न क्रमांक 18 को देखते हैं। देखिए दिया गया है आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर तथा कोण पी एस टी बराबर से पी आर क्यू है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे। ये देखिए हमारे पास पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया गया है और एक रेखा एस टी है जो भुजा पी क्यू को एस पे और पी आर को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और साथ ही साथ हमें बताया गया कि ये कोण पी एस टी जो है ये बराबर है कोण पी आर क्यू के। ये दोनों कोण आपस में बराबर बताया जा रहा है। तो हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट दिया है। कोई भी थ्योरम का पहला पॉइंट दिया है लिखा जाता है। त्रिभुज पी क्यू आर में ये पी एस बटे एस क्यू ये बराबर है पी टी बटे टी आर के तथा ये कोण पी एस टी ये बराबर बताया जा रहा है कोण पी आर क्यू के। अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर है यानी पी क्यू बराबर है पी आर के। ये हमें सिद्ध करके बताना है। और अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे उपपत्ति। आप यहाँ चाहे तो प्रमाण भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटे एस क्यू ये बराबर है पी टी बटे टी आर के। इसीलिए एस टी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। ये थेल्स विलोम प्रमेय से। थेल्स विलोम प्रमेय कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए ये रेखा जो एस टी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के दो भुजा यानी पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ये देखिए पी एस बटे एस क्यू और वही पी टी बटे टी आर, इसलिए यह एस टी रेखा क्यू आर के समांतर होगी। आगे देखिए अब एस टी रेखा समांतर हो गई क्यू आर के, इसलिए ये वाला कोण पी एस टी जो होगा वो पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ये कोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ये एकांतर कोण होने के कारण। तो इसीलिए कोण पी एस टी ये बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। ये आप लिख दें कथन नंबर 1। रीजन लिख देना है एकांतर कोण। अब परंतु हमको दिया है कि पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के। ये हमें दिया ही है, देख लीजिए। तो अब हम लिखेंगे परंतु दिया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के। ये हो गया हमारा कथन नंबर 2। भाई एक बार और देख लीजिए ऊपर। ये देखिए कोण पी एस टी बराबर हो गया पी क्यू आर के। ये क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये कथन 1 बन गया। और हमें दिया है शुरू में ही कि ये पी एस टी वाला जो कोण है ये पी आर क्यू के बराबर है यानी ये इसके बराबर है।
तो ये हम बना दिए कथन नंबर 2। कथन 1 बनाते हैं पी एस टी बराबर पी क्यू आर, और इसी प्रकार दूसरा कथन दिया है पी एस टी कोण बराबर है कोण पी आर क्यू के। अब कथन 1 और कथन 2 से देखिए। कथन 1 और कथन 2 से इन दोनों कथनों में देखा जाए तो बाईं ओर दोनों का बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो कोण पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा कोण पी आर क्यू के। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पी क्यू आर वाला कोण और पी आर क्यू के बराबर हो गया। तो ये कोण जब इसके बराबर हो गया तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण यदि बराबर है तो आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो हम अंत में लिखेंगे, इसीलिए पी क्यू बराबर हो गया पी आर के। कारण लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब देखिए दो भुजाएं बराबर हो गए, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लास्ट में लिख देंगे हम इति सिद्धम। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। आइए अब इसी प्रश्न का हम अथवा प्रश्न देख लेते हैं। दिया है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। अब देखिए सवाल को, हमें दिया गया है त्रिभुज ABC है, इसमें कोई रेखा मान लेते हैं L है। यह भुजा AB को बिंदु D पे और AE को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है तथा यह रेखा BC के समांतर भी है। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है कि AD और AB का अनुपात उतना ही होगा जितना AE और AC का होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसमें से देख के लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC है जहाँ कोई रेखा, हमने नाम उसका रख दिया L, भुजा AB को बिंदु D तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है तथा रेखा ये L जो है ये समानांतर है BC के। ये इतना हमें दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करके ये बताना है कि ये AD भुजा और AB का अनुपात AD बटे AB का अनुपात उतना ही होगा जितना कि AE बटे AC का होता है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। देखिए त्रिभुज ABC में ये रेखा DE समांतर है BC के, तो त्रिभुज ABC में DE रेखा समांतर है BC के। अतः आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, ये हमें बताता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए ये DE समानांतर है BC के, इसलिए ये AD का अनुपात और ये DB का अनुपात उतना ही होगा जितना AE और EC का होगा। तो हम लिखेंगे AD बटे DB का अनुपात उतना ही होगा जितना AE बटे EC का होगा। अब हम यहाँ पे प्रतिलोमानुपात नियम लगाते हैं। तो देखिए प्रतिलोमानुपात नियम से, देखिए प्रतिलोमानुपात नियम कहता है कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों के अंश को हर में कर दिया जाए और हर को अंश में कर दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे 2/3 लिखा है बराबर 4/5। इसको हल करने पे 5 दूनी 10
बराबर से 4 तिया 12 होता है। अगर मैं दोनों पक्षों को के हर को अंश में ले जाऊं और अंश को हर में ले आऊं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए 3/2 बराबर 5/4, इनको भी हल करने पर 4 तिया 12 बराबर से 5 दूनी 10 ही प्राप्त होता है। तो प्रतिलोमानुपात नियम से दोनों के हर को अंश में ले चलते हैं। तो देखिए ये होगा dB/AD बराबर से EC/AE। अब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर देखिए dB/AD धन 1 बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। इधर EC/AE धन 1/1 लिख सकते हैं। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि को जोड़ देने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिए। अब दोनों पक्षों का लघुत्तम निकाल के हल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ लघुत्तम आएगा AD और यहाँ लघुत्तम आएगा AE। तो देखिए 1 का गुणा DB से होगा तो DB एकम DB और 1 का गुणा AD से होगा तो ये AD ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार 1 का गुणा EC से होगा तो EC होगा और यहाँ होगा AE। अब देखिए DB और AD ये कितना होगा, ऊपर चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा DB और यहाँ से यहाँ तक है AD। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा प्राप्त होगा AB। और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास EC और यहाँ से यहाँ तक है AE। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल दूरी प्राप्त होगी AC। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया AB/AD और ठीक इसी प्रकार EC और AE जुड़ के बन गया था AC/AE। पुनः प्रतिलोमानुपात नियम लगा देते हैं। प्रतिलोमानुपात नियम से फिर से हम अंश को हर में ले जाते हैं और हर को अंश में ले जाते हैं। तो देखिए हो गया हमारा सिद्ध AD/AB बराबर से AE/AC इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। अब हम इस 19वें प्रश्न को देखते हैं। दिया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आइए इसको हल करते हैं। ये देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए O है और एक स्पर्श रेखा है, मान लीजिए ये XY है, जो इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या जो होगी OP इस स्पर्श रेखा पे लंब होती है, अर्थात ये वाला कोण हमको 90 अंश का सिद्ध करके बताना है। पहला पॉइंट लिखेंगे हम। दिया है एक वृत्त COR है, यानी कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, तथा XY वृत्त की एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करके बताना है कि ये OP इस XY पे लंब है। तो OP लंब है XY के ऊपर, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम रचना। रचना में देखिए इस रेखाखंड XY पर इस बिंदु P के अलावा एक और बिंदु हम ले लेते हैं Q, और इस Q को हम O से मिला देते हैं। क्योंकि रचना है इसलिए हम इसे डैश लाइन से शो कर देंगे। तो हम लिखेंगे रेखाखंड XY पर
बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया तथा OQ की रचना की। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। देखिए ये बिंदु Q जो है इस बिंदु P के अलावा कोई अन्य बिंदु है, अतः यह वृत्त के बाहर ही स्थित होगा। क्योंकि वृत्त और रेखा के दोनों उभयनिष्ठ बिंदु पर सिर्फ बिंदु P स्थित है, इसलिए P के अलावा कोई भी बिंदु अगर इस पे लिया जाए इस रेखाखंड पे तो वो वृत्त के बाहर ही स्थित होगा। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि बिंदु Q बिंदु P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु है, अतः यह वृत्त के बाहर स्थित होगा। इसलिए ये OQ जो होगा ये बड़ा होगा OP से। भाई देखिए ये जो बिंदु Q जो है इस वृत्त के बाहर मौजूद है, इसलिए ये OQ की दूरी ये OP से ज़्यादा ही होगा, ऐसा हम लिख देंगे। अब हम लिखेंगे बिंदु O से इस रेखाखंड XY पर खींची गई सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी वो OP ही होगी, इसलिए ये वाला कोण OPX या OPY ये दोनों 90 अंश का ही होगा। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे बिंदु O से रेखाखंड XY पर खींची गई रेखाओं में से सबसे छोटी रेखा OP ही होगी, क्योंकि शेष सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अतः OP लंब होगा XY इति सिद्धम। चलिए अंत में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये 90 अंश का कोण क्यों है। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई रेखाखंड है XY और ये कोई बिंदु O है। मैंने इससे इस रेखाखंड पे लाइन खींचना प्रारंभ किया, तो जो सबसे छोटी लाइन जो होगी ये 90 अंश का कोण बनाएगी। इसी कारण से यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु P ही वह बिंदु है जो वृत्त पे भी मौजूद है और रेखा पर खंड पर भी मौजूद है, इसलिए O से XY पर खींची गई सबसे छोटी रेखा OP होगी। इसी कारण ये OP लंब होता है XY के ऊपर। अब इसी प्रश्न का अथवा प्रश्न देखिए, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु A मौजूद है और इस बिंदु A से इस वृत्त पर खींची गई जो एक स्पर्श रेखा है वो मान लेते हैं AP है, ये 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप ये बताइए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि हमें OP की लंबाई ज्ञात करके बताना है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये कोण हो जाएगा हमारा 90 अंश का। आसानी से हम त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिया है एक वृत्त COR है। ये COR नाम रखा जाता है कि एक सर्किल C है जिसका सेंटर O तथा रेडियस R है, तथा कोई बाह्य बिंदु A है जिससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AP है, जहां OA बराबर है 5 सेंटीमीटर
AP बराबर है 4 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना रहेगा तो लिखेंगे कि अभिष्ट, ज्ञात हमें करना है इस वृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या OP ज्ञात करना है। अब हम लिख देंगे उपपत्ति या प्रमाण। उपपत्ति देखिए बिल्कुल छोटा सा है और सरल सा, क्योंकि AP वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसीलिए कोण OPA बराबर होगा 90 अंश। ये हम लिख देंगे। कारण लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख दें, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब स्पष्ट हो गया कि त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज है, तो अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए 90 अंश के सामने का भाग जो होगा ये कर्ण होगा, तो ये कर्ण OA का वर्ग बराबर से लंब है हमारे पास OP का वर्ग धन आधार AP का वर्ग। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं। मान रखने पर ये देखिए OA का मान हमारा दिया है 5, तो 5 का वर्ग बराबर से OP का मान हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और AP का मान दिया है 4, तो 4 का वर्ग लिख देंगे। 5 25 हो जाएगा। इधर OP का वर्ग धन 4 चौके 16। अब हम अचर पद को एक और ले आते हैं, तो 25 माइनस 16 बराबर से OP का स्क्वायर। ये देखिए 25 में से 16 घटेगा 9 बचेगा बराबर से OP का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर बराबर से इधर हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है इसलिए ऋणात्मक हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। तो OP बराबर से 3 सेंटीमीटर। तो उत्तर लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या OP बराबर से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सवाल समाप्त हो गया।